नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव का सेमीफाइनल कहे जा रहे निकाय चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब से कुछ घंटों बाद पहले दौर के चुनाव का प्रचार भी थम जाएगा, यानी उसके बाद सिर्फ कैंडिडेट्स जो हैं वो कोई रैलियां नहीं कर पाएंगे, किसी तरह के सिर्फ लोगों से मेल मिलाप के जरिए ही अपना प्रचार कर पाएंगे। दरअसल निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में 2 चरणों में हो रहा है। पहले फेज की वोटिंग 4 मई को पड़नी है और दूसरे फेज की वोटिंग 11 मई को और 13 मई को नतीजे आएंगे। और इस बार का ये जो निकाय चुनाव है, चूंकि ये लोकसभा के चुनाव से महज साल भर पहले हो रहा है, तो इसे बहुत ही शिद्दत के साथ तमाम पार्टियां लड़ रही हैं। एक लिटमस टेस्ट की तरह इसे माना जा रहा है कि 2024 में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के लिए कौन सी पार्टी कितने पानी में है। शायद इन निकाय चुनावों से वो अंदाजा लग पाएगा। इसीलिए योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के योगी आदित्यनाथ बिल्कुल विधानसभा और लोकसभा स्टाइल में जगह जगह जाकर रैलियां कर रहे हैं। अखिलेश यादव, हालांकि उन पर यह आरोप लग रहा था कि घर में बैठे हुए हैं, लेकिन अब वो भी मेट्रो रेल के जरिए उन्होंने जनसंपर्क किया और दिन भर बीजेपी की क्लास लगाई, बीजेपी के ऊपर आरोप मढ़े। मायावती ने एक अलग ही खेल किया। मायावती ने 17 मेयर की सीटों पर 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर एक बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि एक अपनी राजनीति को एक अलग दिशा और अलग धार देने की कोशिश की है और दलित मुस्लिम का कॉम्बिनेशन ना सिर्फ इस चुनाव में बल्कि अगले चुनावों के लिए भी एक नींव रखी है। नतीजे बताएंगे कि उनकी इस नींव पर वोटों की इमारत कितनी हद तक खड़ी हो पाती है। कांग्रेस पार्टी इक्का दुक्का कहीं नजर आती है। असदुद्दीन ओवैसी जो है वो अपनी हाजिरी लगाने के लिए बहुत बेताब नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के इन निकाय चुनावों में। लेकिन कौन कितने पानी में है, ये सब परखने के लिए एक हाल ही में एक न्यूज चैनल एबीपी और पोलिंग एजेंसी सी वोटर ने एक सर्वे किया और उस सर्वे में जो एक खास बात वो सर्वे कहता है कि मायावती का डिब्बा गोल है। मायावती को बिल्कुल विधानसभा चुनाव के वोट परसेंटेज से भी बहुत नीचे वोट परसेंटेज दे रहे हैं। तो क्या मायावती का ये मुस्लिम कार्ड नहीं चलेगा या फिर मायावती इस बार बाउंस बैक करेंगी पिछले कई चुनावों के मुकाबले? बीजेपी कहां पर खड़ी है, अखिलेश कहां पर खड़े हैं, कांग्रेस कहां पर खड़ी है, ये हम अगले 1 घंटे की चर्चा के दौरान परखने की कोशिश करेंगे। और इन तमाम सवालों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें शामिल हैं अमिताभ तिवारी। अमिताभ जी चुनाव स्ट्रेटेजिस्ट हैं, तमाम चुनावों के लिए रणनीति बनाने का काम करते हैं, साथ ही में सेफोलॉजिस्ट हैं। इसके अलावा कानपुर के सीएसएसपी के प्रोफेसर संजय कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी भी तमाम चुनावों का जिसे कहते हैं डाटा क्रंचिंग करना और आने वाले चुनावों के लिए उनका विश्लेषण करना, इस काम में संजय जी की महारत है। और सैयद कासिम साहब जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे हम जमीनी हकीकत समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले मैं शुरुआत करता हूं बीजेपी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। चूंकि हर सर्वे जब भी आता है तो जो पार्टी जीत रही होती है सर्वे में वो सर्वे को सही बताती है, जो हार रही होती है वो सर्वे को गलत बताती है। लेकिन यहां पर क्या कह रहे हैं बीजेपी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जरा सुनिए। 45%, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के पाए गए मतदान प्रतिशत को तोड़ करके एक नया रिकॉर्ड खड़ा करने का काम करेगी और निकाय चुनाव में सपा, बसपा, कांग्रेस सबका सुपड़ा साफ करेगी। ठीक है, और ये जो सर्वे है ये रिकॉर्ड टूटने वाला है। समाजवादी पार्टी को बहुमत में, चाहे वो चेयरमैनी की सीटें हों, चाहे वो मेयर की सीटें हों, जनता का जो विश्वास है माननीय अखिलेश यादव जी में 2022 के बाद और बढ़ा है। समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत और बढ़ने वाला है। तो सुना आपने, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम तो भैया लोकसभा का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम जो है वो विधानसभा चुनावों के अपने प्रदर्शन को और आगे लेकर जाएंगे और ये ट्रिपल इंजन की सरकार का जो बीजेपी का दावा है इसे गलत साबित करके दिखाएंगे। सबसे पहला सवाल अमिताभ तिवारी जी आपसे, सर्वे पर हम उसके आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो बीजेपी को नंबर 1, अखिलेश यादव की पार्टी को नंबर 2, मायावती को बहुत नीचे नंबर 3 पोजीशन पर और कांग्रेस पार्टी को नंबर 4 पर बता रहा है ये सर्वे। क्या आपको लगता है कि विधानसभा चुनावों के बाद जिस तरह की तैयारियां तमाम पार्टियों ने और विपक्ष ने और बीजेपी ने की है, उसके बाद निकाय चुनावों के लिए ये सर्वे जो है वो आपको सही होता दिख रहा है?
यूपी की परिस्थिति देखेंगे तो उसके हिसाब से नंबर 1, 2, 3 और 4 पार्टीज तो यही हैं, इसी ऑर्डर में। जी। अब वोट शेयर कितना है कितना नहीं उसके ऊपर डिबेट हो सकता है। हालांकि नगर पालिका और नगर पंचायत में इंडिपेंडेंट्स और छोटे दलों का बहुत ज्यादा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन जो नगर निगम है, क्योंकि आजकल काफी वो भी, और खास करके महापौर का चुनाव है, वो भी आजकल काफी प्रेसिडेंशियल स्टाइल, योगी आदित्यनाथ खुद प्रचार कर रहे हैं, अखिलेश यादव प्रचार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जरूर एक 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 स्टेट लेवल इश्यूज के ऊपर फोकस होकर के धीरे धीरे होने लगा है। हमने दिल्ली, बंबई, हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव देखे हैं और ये सारे उदाहरण हैं इसमें। अब यहाँ पे बात यही उठती है कि अगर आप देखेंगे तो सर्वे के हिसाब से कांग्रेस और बीजेपी का वोट शेयर बढ़ रहा है, अगर हम विधानसभा चुनाव से कंपेयर करते हैं तो, और बीएसपी और समाजवादी पार्टी का थोड़ा कम हो रहा है। अब आपने जैसा कहा कि बसपा ने एक मुस्लिम कार्ड खेला है, 11/17 महापौर कैंडिडेट जो है वो उन्होंने मुस्लिम समाज के उतारे हैं, तो क्या उन्हें मुस्लिम समाज का समर्थन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हालांकि मुस्लिम समाज का समर्थन उन्हें ऑलरेडी विधानसभा में बहुत कम मिला था, 10-15% के आसपास ही मिला था, विच मीन्स कि उससे ज्यादा अगर मिलता है तो उनको एक फायदा मिलता ही है। और क्योंकि एक तरह से 12-13% का जो वोट शेयर है अभी तक, ये हमने पहले भी काफी डिस्कस किया आपके कार्यक्रम पे, अभी तक जो भी डिक्लाइन हुआ है बीएसपी का 22-23% से लेकर के 13% तक विधानसभा में, उसका ज्यादा फायदा यानी 70% के करीब फायदा जो है, यानी 7% जो भी डिक्लाइन हुआ है वो समाजवादी पार्टी के फेवर में गया है और 3% बीजेपी के फेवर में गया है। लेकिन यहां से जो भी डिक्लाइन होगा, अगर होता है तो बहुजन समाज पार्टी का, वो मेरे हिसाब से भाजपा के फेवर में जाएगा, क्योंकि अभी जो वोट बचा है बसपा का वो लार्जली जाटव वोट है, और जाटव भी हो सकता है नॉन जाटव जो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका है भाजपा की तरफ, जाटव भी धीरे धीरे मूव ऑन करना शुरू हो जाए। तो देखना पड़ेगा कि अल्टीमेटली किस तरफ, या ये जो बसपा का जो दांव है वो इससे भी कम हो जाती है या वोट शेयर को अपने रिकूप कर पाती है। जी संजय सर, अभी हमने हेमंत सुना और उन्होंने बताया कि कैसे ये जो बसपा का घटता वोट शेयर जो हम लोग 2022 के विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि वो किस तरफ गया, और अभी अगर ये सर्वे, जिस सर्वे की हम बात कर रहे हैं, अगर ये सही साबित हुए तो फिर किधर की तरफ जाएगा। चूंकि आपने एक लंबी स्टडी की है पिछले विधानसभा चुनाव को लेकर और आप लोगों ने तमाम डेटा इकट्ठे किए, तो सबसे पहले तो हम निकाय चुनाव पर ही आपसे जो बेसिक सवाल है वही लेंगे कि जिस हिसाब से ये सी वोटर सर्वे का जो डेटा हमारे सामने आया है, ये बसपा को फिर और आगे नीचे डिटोरिएट करते हुए नजर आ रहा है। जबकि अगर बसपा की रणनीति को हम ध्यान दें तो 17 मेयर की सीटों पर वो 11 सीटों पर बसपा ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, इसी भरोसे से कि जो वो 2017 में उसने प्रदर्शन किया था कि 16 सीटों में 2 सीटें मेयर की बसपा के पास आई थी और कुछ एक सीटों पर उसका प्रदर्शन काफी अच्छा था। तो बसपा ने यह रणनीति अपनाई कि अगर मुस्लिम उसका पक्ष दे तो शहरी निकाय चुनाव में मुस्लिम वोटों का एक महत्वपूर्ण रोल है कई सारे मेयर सीटों पर। अगर हम बात करें तो जैसे फिरोजाबाद, आगरा, अलीगढ़, इस तरह की सीटों पर एक अच्छा रोल है मुस्लिम वोटों का। तो बसपा की रणनीति थी कि अगर हम ऐसा करते हैं तो या भाई यहाँ पर कोई योगी या मोदी को हराने और इस तरह की तो राजनीति चल नहीं रही है, ये तो निकाय मतलब शहरी सरकारों को बनाने की राजनीति है, तो मुस्लिम उसकी तरफ आएंगे। लेकिन जब ये सी वोटर के आंकड़े आ रहे हैं, हालांकि यहाँ पर ये भी साफ कर दे अपने दर्शकों के लिए कि ये सर्वे महज एक सर्वे के आंकड़े हैं और हो सकता है कि जो अंतिम परिणाम हो चुनाव के वो इनसे अलग भी हो, ऐसा होता है, ऐसी पार्टी हमने देखी है। लेकिन अगर आज हम इस आंकड़ों पर बात करें तो क्या आपको लगता है कि बसपा अब उस राह पर बढ़ चली है जिस राह पर कभी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस आ गई है, या अभी भी जो कांग्रेस की वर्तमान स्थिति है कि वोट शेयर लगातार नीचे गिरता जा रहा है और निकाय चुनाव में भी ऐसा ही होने जा रहा है? थैंक यू अमीश जी, आपने एक साथ बहुत सारे सवाल रखे हैं, लेकिन दर्शकों के एंगल के हिसाब से मुझे लगता है 2 चीजें बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए।
जी। पहली चीज तो यह कि उत्तर प्रदेश में कुल 14,684 पदों के लिए निर्वाचन हो रहा है। 760 शहरी निकाय क्षेत्र हैं, जिसमें 17 मेयर और 199 नगर पालिका और 439 नगर पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं। यह एक पक्ष है। दूसरा पक्ष कि सी वोटर सर्वे ने लगभग 15,000 लोगों का सर्वे किया है। तो इस सर्वे से, जैसा कि अभी अमिताभ जी ने भी यह बात कही थी, पहली चीज तो मैं यह जानना समझना चाहता हूं कि इसकी मेथोडोलॉजी क्या रही है सर्वे की। क्या यह केवल एक गूगल फॉर्म के जरिए किया गया है या फील्ड में किया गया है, फेस टू फेस इंटरव्यू किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है। तो पहली चीज तो मुझे ये लगती है। तीसरी चीज कि भाजपा को 45%, समाजवादी पार्टी को 31%, बसपा को 8%, कांग्रेस को 7% और निर्दलियों को 9%, ये आंकड़ा है। मुझे लगता है कि सर्वे के कुछ आप कह सकते हैं कि कुछ विसंगतियां मुझे लग रही है, क्योंकि शहरी निकाय का जो चुनाव होता है वह विधानसभा और लोकसभा के चुनाव से बिल्कुल भिन्न होता है। और जैसा आपने कहा भी कि शहरी निकाय के चुनाव में मतदाताओं के समक्ष स्थानीय मुद्दे ही प्रमुख होते हैं, न कि राज्य स्तरीय मुद्दे या राष्ट्र संबंधी मुद्दे। स्थानीय मुद्दों के आधार पर ही वोटिंग होती है और पार्टी का सिंबल का रोल उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है। यह और बात है कि इस बार के चुनाव में तमाम पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकी है और कोशिश ये की है कि पार्टी की लड़ाई के तौर पर इसको स्थापित किया जाए। लेकिन मतदाता इस बात को समझता है, वह जानता है और उसको ऐसा लगता है, क्योंकि वह दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द एरिया, चाहे वो चेयरमैन हो चाहे सभासद हो, उनसे रोज का पाला पड़ता है, रोज का वास्ता पड़ता है। तो यह मुद्दे प्रमुख होते हैं और इसलिए मुझे लगता है कि निर्दलीय को जो 9% ये जो वोट दिया गया है, मुझे लगता है कि इसमें एक बड़ी खामी मुझे लग रही है। ये 9% नहीं हो सकता है। एक तो यह चीज है। दूसरी जो एक प्रमुख बात यह है कि लगातार जिस प्रकार से शहरी निकाय के इस बार के चुनाव में रेबल्स कैंडिडेट भी खड़े हुए हैं, मैं तमाम जगहों पे देख रहा हूं, और निर्दलीय बड़े मजबूती के साथ खड़े हो रहे हैं। मैं लखीमपुर के संदर्भ में ही अगर देखूं तो यहाँ टोटल 12 जी। क्षेत्र हैं, 8 नगर पालिका के और 4 नगर पालिका के और 8 नगर पंचायत है। यहाँ कोई मेयर का नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही मजबूत प्रत्याशी हैं निर्दलीय के तौर पर। वो चुनाव ठोंक रहे हैं, ताल फूंक रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये स्थिति सीतापुर में भी कुछ इसी प्रकार की स्थिति है, कानपुर में भी कुछ इस प्रकार की स्थिति है और तमाम जिले में इस प्रकार की स्थिति है। तो पार्टियों ने स्वयं ही, मुझे लगता है कि इसके लिए वो जमीन तैयार की है, क्योंकि उसको जब पार्टियां जब अपने समर्पित कार्यकर्ता को टिकट नहीं देती है तो स्वाभाविक सी बात है कि वह कार्यकर्ता जो 5 साल मेहनत करता रहा है इस उम्मीद में कि उसको टिकट मिलेगा और वह क्षेत्र में जाएगा, चुनाव में खड़ा होगा, पार्टी सिंबल देगी, तो वो हतोत्साहित होता है और उसके सामने कोई चारा नहीं बचता और इसलिए वह चुनाव में खड़ा होता है। तो ये तमाम सारी चीजें, इस एंगल को लेकर प्रश्न किया गया है या नहीं किया गया इस सर्वे में मुझे नहीं पता है, लेकिन आई सीरियसली डाउट अबाउट द फाइनल आउटकम ऑफ दिस वोटिंग परसेंटेज। थैंक यू रमेश जी। जी जी जी। तो बिल्कुल हम सर्वे पर जाने के बजाय जमीनी स्थिति समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कासिम साहब मौजूद हैं। कासिम साहब, मायावती ने जिस तरीके से, हमने पहले भी चर्चा की है इस पर, 17 में से 11 मेयर के उम्मीदवार उतार दिए हैं। समाजवादी पार्टी आसपास भी नहीं है मेयर के उम्मीदवारों को इतने टिकट देने पर। मेरे ख्याल से 3 या 4 मुस्लिम कैंडिडेट्स को उन्होंने टिकट दिए हैं। तो क्या मायावती की इस स्ट्रेटेजी को आप निकाय चुनावों में कोई इसका रिजल्ट आता हुआ, नतीजा आता हुआ देख रहे हैं, या आपको लगता है कि मायावती ने तो ये तैयारी 2024 के लिए की है, दलित मुस्लिम का गठजोड़ बनाने के लिए, और जो पिछले कई चुनावों से मुस्लिम बिल्कुल आंख बंद करके अखिलेश यादव का साथ दे रहा है, मायावती अब उसे अपनी तरफ खींचना चाहती हैं? जी, पहले तो संजय जी, अमिताभ जी को सुनने के बाद उस मुद्दे पे बात करना जरूरी नहीं है, जिस सही आपने कहा कि हम उस सर्वे पे बात नहीं करेंगे।
चूंकि 15,000 पदों के लिए चुनाव है, 15,000 लोगों से बात हुई है, यानी एक पद के लिए एक आदमी से बात करके किसी सर्वे को नहीं किया जा सकता है। वो उनका अपना अंदाज है, हो सकता है सही हो गलत हो, जो भी तरीका हो। लेकिन जो सवाल आपने किया, इसमें शायद मैंने पहले भी आपसे कहा था कि लखनऊ, मथुरा, बरेली और आपके फिरोजाबाद, ये 4 टिकट जो है, इनका कोई मतलब नहीं है मुस्लिम का। मुस्लिम 60 टिकट उनके ऐसे हैं जिसमें वो लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और 3 टिकट ऐसे हैं जिसमें वो पहले नंबर पर लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, ये 3 टिकट उनके बहुत मजबूत हैं, बहुत अच्छा लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चौथा मुरादाबाद से भी वो अच्छा लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये 11 टिकट की गिनती में 11 मुस्लिम हैं, 3 ओबीसी हैं, तो जिसमें एक यादव भी है, जैसे एक बिंद है उनका वाराणसी से, कानपुर से उनका निषाद है। तो ये टिकटों का बंटवारा इस तरह से है कि इसको मैं मायावती की स्ट्रेटजी नहीं, बल्कि टिकट जिसने मांगा और जिसने मांगने के बाद वहां पर अपनी पैरवी उस तरह से की, जो भी बहुजन समाज पार्टी की शर्त होती है, उस पर खरा उतरा और टिकट उसे मिल गया। जिसे मैं स्ट्रेटजी मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को बहुत करीब से जानता हूँ। तो ये, लेकिन जो बात समाजवादी पार्टी की आपने की, सपा के मुस्लिम की, तो उसमें 2-3-4 मिसालें हैं। जैसे प्रयागराज में कल लौट के आया हूँ, 2 दिन रह के आया हूँ नीरज। प्रयागराज में मुस्लिम प्रत्याशी, जो मुस्लिम मोहल्लों में सपा प्रत्याशी वोट मांगने नहीं जा पा रहा है मुस्लिम इलाकों में। वो चाहे करेली का इलाका हो, चाहे दरियाबाद का इलाका हो, चाहे वो अतीक का जहाँ घर है चकिया का इलाका हो, बल्कि अतीक का जो जहाँ घर है, जहाँ कब्रिस्तान है, वहां से तो समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार भी नहीं मिला है। इसी तरह सहारनपुर में 3 उम्मीदवार मुसलमान तैयार किए, तीनों ने लड़ने से इनकार गया। अंत में वहां जो आशू मलिक समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने अपने भाई को चुनाव लड़ाया। तो ये सारी चीजें बताती हैं। मुरादाबाद में शफीकुर रहमान बगावत पे आमादा है। अभी अभी की खबर है कि नारायण राय ने बलिया में निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन कर दिया, समाजवादी पार्टी को नहीं लड़ा रहे हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा, शिवपाल यादव कानपुर जाते हैं, कानपुर में जाके वो इरफान सोलंकी की पत्नी से मिलते हैं, उनके परिवार वालों से मिलते हैं, और कहते हैं आपके साथ पार्टी खड़ी है। चुनाव के वक्त क्योंकि कानपुर में भी वही पोजीशन है कि मुसलमानों में नाराजगी है इरफान सोलंकी के एपिसोड से, इसलिए शिवपाल को उनके घर जाना पड़ा। अखिलेश यादव नहीं गए। अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में मेट्रो वाला जो आपने बताया किया, कल वो सहारनपुर में रोड शो करने जा रहे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि अयोध्या नहीं जा रहे हैं, मथुरा नहीं जा रहे हैं, इटावा अपने यहाँ नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो सहारनपुर जा रहे हैं, जहां पे पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी को 12,000 वोट मिले थे और बसपा 1,200 वोट से हारी। तो ये मैं एक बार और कह चुका हूं आपके साथ नीरज जी, कि इस बार ये 11 टिकट देने के बाद भी मायावती पर मुस्लिम समाज की तरफ से ये आरोप नहीं आ रहा है कि सपा को हराने के लिए लड़ाया है। ये एक चीज बताती है कि मुसलमानों ने इसको एक तरह से स्वीकार कर लिया है कि हाँ ये ठीक है, बसपा ने लड़ाया तो मुसलमानों को टिकट दिया, समाजवादी पार्टी ने दिया नहीं। सपा ने टिकट कहाँ दिया मुस्लिम का? अलीगढ़ दिया, जहां बसपा का मुस्लिम लीडर जीता था, और सहारनपुर दिया है, जहां बसपा का मुस्लिम वोट 1,200 वोट से हारा था। ये चीज उल्टी पड़ रही है, नुकसान कर रही है। नीरज जी, मैं कोई बात लखनऊ में बैठ के नहीं करता हूँ, आप जानते हैं। मैंने पहले शाहजहांपुर से लेकर सहारनपुर तक का दौरा किया, 2,000-2,500 किलोमीटर गाड़ी चलाई, और मैं 2 दिन से प्रयागराज में था, 4 तारीख को फिर निकल जाऊंगा, मेरठ और अलीगढ़ और ये सारी जगह। तो मैं मौके पे जा रहा हूँ, गांव में पहुंच रहा हूँ या वार्ड में पहुंच रहा हूँ, मुसलमान के मौलवियों से मिल रहा हूँ, मौलानाओं से मिल रहा हूँ, इंटेलेक्चुअल क्लास से मिल रहा हूँ। एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी कम से कम 10 सीट पे सेकंड भी नहीं, कम से कम 10 सीटें ऐसी हैं जिसमें समाजवादी पार्टी सेकंड भी नहीं है, और 2 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस सेकंड पे आ सकती है, जिसमें प्रयागराज है और कानपुर है। आप देखिएगा चुनाव के नतीजे, कांग्रेस ने अपने आप को बढ़ाया, कैसे बढ़ गई ये पता भी नहीं चल रहा है, समझ में भी नहीं आ रहा है। वाराणसी सपा बहुत अच्छा लड़ रही है। बरेली में समाजवादी पार्टी समर्थित प्रत्याशी है, इसलिए बहुत अच्छा लड़ रहे हैं। वो वहां से लोगों ने यही कहा कि अगर ये सपा के निशान पे होते तो इनका नुकसान हो जाता तो उम्र का। तो ये 2 सीटें सपा बहुत अच्छा कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। आगरा में समाजवादी पार्टी सेकंड पे भी नहीं है। झांसी में समाजवादी पार्टी सेकंड में आने का प्रयास कर रही है। और ऐसे में अगर ये सर्वे ये बताता है, तो मुझे थोड़ा सा इसमें ताज्जुब भी हो रहा है, शक भी हो रहा है, और मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। हो सकता है कि मैंने 1 to 1 जो लोगों से बात की है, मेरे पास माइक आईडी नहीं होती, सादे माइक पे मैं बात करता हूँ, या मैं मुसलमान हूँ तो मस्जिद भी जाता हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ, लोगों से मिलता भी हूँ। मुझे लगता है कि ये इस चुनाव में, निकाय चुनाव में, नगर पालिका, नगर परिषदों और टाउन एरिया में तो समाजवादी पार्टी अच्छा करेगी, लेकिन वो अमिताभ जी जो बता रहे थे कि वहां लोकल मुद्दे, लोकल कैंडिडेट, लोकल माहौल, लोकल चीजें जो पहले से जीता हुआ चला रहा है, उसके लिए जो माहौल रहता है वो काम करता है। लेकिन मेयर के चुनाव में 2017 में भी समाजवादी पार्टी नहीं थी,
और 2022 में मुझे समाजवादी पार्टी फिलहाल नहीं दिखाई दे रही। नीरज। जी कासिम सर, आपने एक महत्वपूर्ण बात कही। अवतार सर, मैं आपके पास आऊंगा इसी बात के संदर्भ में चुनाव कि हुआ निकाय चुनाव 2017 में, तो 16 सीटों पर समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला। ऐसा कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी शहरी क्षेत्र की पार्टी नहीं, वरन उसके ज्यादा वोटर बेस जो है उसका ग्रामीण इलाकों में है। लेकिन जो नगर पालिका के नगर परिषद के चुनाव रहे उसमें समाजवादी पार्टी ने अच्छा किया। अब जो हम जिस सर्वे की बात कर रहे हैं और जब इस तरीके का नतीजा आ रहा है, जिसमें अगर सेकंड हम देख रहे हैं तो 31% वोट के साथ सपा दिख रही है, तो और जो दूसरा इसका कॉन्ट्रास्ट ये है कि जो बसपा, अभी जो कासिम जी बता रहे थे कि बसपा ने जो अपना एक पॉलिटिकल वो स्टंट किया है कि 11 जो मेयर कैंडिडेट उसने मुस्लिम उतारे हैं। तो मैं अपने दर्शकों के लिए आपसे एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर ये समझना चाहूंगा कि क्या बसपा, जो कासिम जी का कहना है कि बसपा इस बार इस आरोप से निकलते हुए नजर आ रही है कि वो भाजपा को जिताने के लिए मैदान में है, बल्कि वो अपने खुद मेयर कैंडिडेट को जिताने के लिए मैदान में है, ऐसी छवि बनती नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम वोटों का पोलराइजेशन समाजवादी पार्टी के लिए हुआ है और उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद का प्रकरण भी जग जाहिर है, उसके बाद से एक अलग तरह का पोलराइजेशन चल रहा है, तो क्या आपको लगता है कि महज कैंडिडेट देने से, बसपा के मेयर कैंडिडेट देने से मुस्लिम वोटों का स्विंग उसकी तरफ होगा जो उसके लिए जिताऊ माहौल बना पाएगा? क्योंकि ऐसा प्रयास तो बसपा ने विधानसभा में भी मुस्लिम को टिकट देकर किया ही था, लेकिन मुस्लिम तो लामबंद हुए नहीं उनके पीछे, वो तो अखिलेश के पीछे खड़े नजर आए। अमिताभ जी देखिए, आज अगर आप मुस्लिम समाज की बात करेंगे तो 3 क्लियर धड़े हैं उनमें। एक धड़ा है जिसकी सोच या विचार ये है कि मेजॉरिटी पार्टी की जो गवर्नमेंट है, मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ हमें फ्रेंडली रिलेशनशिप्स रखने चाहिए। वो भाजपा की तरफ भी वोट करने के लिए आज सोच रही है। 8% 10% वोट जो भी मिलता है वो इसी ब्लॉक में से है। दूसरा धड़ा है जो एंटी बीजेपी धड़ा है, जो ये सोचता है कि बीजेपी इज अ एंटी मुस्लिम पार्टी और इसको हराना है, और वहां पे कौन बेटर सूटेड है हराने के लिए, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, जो भी बेटर सूटेड है, जिसके साथ और बाकी समाज जुट रहे हैं, उसकी तरफ उसका झुकाव होता है। और तीसरा धड़ा जो है वो अपनी रिप्रेजेंटेशन को लेकर के काफी चिंतित है। आज उत्तर प्रदेश में असेंबली में 36 या कुछ मुस्लिम एमएलएज हैं, जहां तक मुझे ध्यान है, उसमें से मतलब वो लगभग 9% होता है आबादी का, जबकि समाज की आबादी 18% है। तो ये जो धड़ा है इसका सीधा सीधा फोकस है कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए, यानी जो भी मुस्लिम कैंडिडेट देगा हम उसको वोट करेंगे, क्योंकि मुस्लिम समाज का जो कैंडिडेट होगा वही समझ सकता है कि मुस्लिम समाज की समस्याएं, इश्यूज, डिमांड, एस्पिरेशंस क्या है। इसलिए भी आप देखेंगे ओवैसी अगर नेशनली धीरे धीरे सेंध बना पा रहे हैं तो उनकी पॉलिटिक्स यही है। तो अगर मुस्लिम समाज का कैंडिडेट अगर बसपा ने दिया है और समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया है, तो वहां पर तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मुस्लिम समाज का वोट बसपा को पड़ सकता है। हमने आजमगढ़ में एग्जाम्पल देखा हुआ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी पर 80% उनको समाज ने वोट किया है 2022 के चुनाव में, उसके बाद भी वो भाजपा को हरा नहीं पाए। नंबर 1। नंबर 2, ये आरोप हमेशा लगता आया है कि हिंदू कैंडिडेट्स या उनकी खुद की फैमिली के कैंडिडेट्स को वो मुस्लिम समाज के सपोर्ट से जितवाते हैं, और मुस्लिम समाज का जो कैंडिडेट वो खड़ा करते हैं वो एक्चुअली वो लोग हार जाते हैं। ठीक है, तो मुस्लिम समाज में ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हम समाजवादी पार्टी के हिंदू कैंडिडेट को वोट करके वहां भेजें या बसपा के मुस्लिम कैंडिडेट को वोट करके हम नगर निगम या पार्षद में भेजें। तो ये एक द्वंद्व जो है समाज के अंदर चल रहा है, और इस बार का जो चुनाव के जो नतीजे आएंगे, बसपा कैसा परफॉर्म करती है ये हमें देखने को मिलेगा। 80% सपोर्ट तो माइनॉरिटी कम्युनिटी का मिलता हुआ ना ही निकाय चुनाव में ना ही लोकसभा में मुझे दिख रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम एक बाइपोलर एक माहौल ऐसा क्रिएट हो गया था कि बाइपोलर चुनाव है, सपा ही हरा सकती है, सपा ही हरा सकती है। आज की डेट में तो सपा भी नहीं हरा सकती है, ये एक माहौल है। करेक्ट, तो सपा भी नहीं हरा सकती है, तो हम अपने समाज के लोगों को भेजें या
दूसरे समाज के लोगों को वोट करें। ये सोचने वाली बात है। जी बिल्कुल, काफी इंपॉर्टेंट बात अमिताभ जी आपने बताई है। संजय जी, मैं आपसे जिस तरीके से हम चुनाव प्रचार देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ बिल्कुल विधानसभा के स्टाइल में या लोकसभा के स्टाइल में रैलियां कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी को, बसपा को आड़े हाथों ले रहे हैं। कुछ वक्त पहले हमने देखा था कि हैदराबाद के निकाय चुनाव थे और वहां पर देश के गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच गए थे। तो बीजेपी ने तो पिछले 7-8 सालों में की बजाय भी अगर मैं कहूं और पिछले 3-4 सालों में हर चुनाव को एक लोकसभा चुनाव स्टाइल में लड़ने का जो एक स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स अपनाया है वो दिखता है। अब वो बात की निर्दलीय कैंडिडेट बहुत ज्यादा वोट पा लेंगे, ये बात सही है, पिछली बार भी पाया था, लेकिन जिस हिसाब से बीजेपी चुनाव प्रचार कर रही है तो वहां तो फिर योगी के चेहरे पर, कमल के फूल पर, मोदी के चेहरे पर वो माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो आपको नहीं लगता कि अगर बीजेपी को नंबर 1 पर दिखा रहा है ये सर्वे और जो जिस स्टाइल से प्रचार भी कर रही है बीजेपी, तो हम नीचे के मायावती के रिजल्ट को एक बार गलत भी मान लें तो कम से कम बीजेपी के लिए ये सर्वे ठीक नतीजे दिखा रहा है? नीरज जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एंड देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट कि आज उत्तर प्रदेश में योगी जी से बड़ा चेहरा कोई नहीं है, निश्चित तौर पर। और इसका लाभ भाजपा को मिलता रहा है और इस चुनाव में भी मिलेगा। और योगी जी का जो अंदाज है और उनकी जो शैली है वो लोगों को पसंद भी आती है। स्वाभाविक सी बात है कि भाजपा के जो जहां कमजोर कैंडिडेट है वहां योगी जी खुद ही जा रहे हैं। जैसे अभी 2-3 दिन पहले लखीमपुर भी आए थे और वो सभी जगह इनको रिपोर्ट है कि कहाँ कहाँ हमारे कैंडिडेट कमजोर है, वहां खुद भी दौरा कर रहे हैं। तो एक प्रकार से आप बिल्कुल सही कर रहे हैं कि भाजपा हर एक चुनाव को एक बड़े चुनाव की तरह लेती है। लेकिन अब नीरज जी, इसी से एक दूसरा सवाल भी पैदा होता है, एंड बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो मुझे लगता है कि क्या यह पॉलिटिक्स की अति नहीं हो रही है? क्योंकि अगर नगर निकाय के चुनाव है, स्थानीय चुनाव है, मुझे लगता है कि थोड़ा जनता के ऊपर भी छोड़ देना चाहिए, उनके मंतव्य के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वे नगर के लोगों के साथ जुड़े होते हैं, शहर के लोगों के साथ जुड़े होते हैं, उनको पता होता है कि शहर के लिए कौन बेहतर होता है। और जिस प्रकार से पार्टियां चुनाव में आ रही हैं, सिंबल बांट रही हैं, और आप यह भी देखेंगे कि चुनाव के बाद बहुत सारे निर्दलीय जो भी जीतेंगे फिर बाद में उनको अपने पाले में लाने का प्रयास भी किया जाएगा। ये तमाम सारी चीजें भी होंगी और फिर बाद में ये होगा कि हाँ पार्टी। बिल्कुल सर, लेकिन सर बीजेपी तो अलग ही नैरेटिव खींच रही है ना। वो कह रहे हैं कि हम अभी तक डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार दीजिए। ट्रिपल इंजन की सरकार, अगर एज अ लेमैन, एज अ कॉमन पर्सन मैं ट्रिपल इंजन की सरकार ये शब्द सुनता हूं तो मुझे लगता है कि निकाय चुनावों के लिए भी पैसा जो है वो केंद्र से आएगा, मोदी जी भेजेंगे, क्योंकि पहला इंजन तो वो है, दूसरा इंजन तो योगी जी है, फिर ये तीसरा इंजन मैं हूं, तो एक ही ट्रेन के सारे इंजन है। तो बीजेपी तो अपनी तरफ से एक अलग नैरेटिव खींच रही है ना। यही कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ एक दूसरा पक्ष यह भी जुड़ा है कि जहां अगर निर्दलीय या दूसरी पार्टी के कैंडिडेट जीतेंगे तो क्या वहां विकास नहीं होगा या विकास संबंधी राशि नहीं पहुंचेगी? एक सवाल खड़ा होता है, एक मतदाता की हैसियत से यह सवाल बिल्कुल खड़ा होगा। तो ट्रिपल इंजन में जरूर एक बेटर कोऑर्डिनेशन होगा, लेकिन विकास के पूरे मॉडल में अगर आप देखेंगे और विकास प्रशासन की पूरी जो एक नेचर जो होती है, जो गुड गवर्नेंस का जो नेचर होता है, उसमें देखिए पार्टियां नहीं महत्वपूर्ण होती है, महत्वपूर्ण आपका उद्देश्य होता है। और बिल्कुल सही बात है, जिस प्रकार से भारत में शहरीकरण बढ़ा है, जिस प्रकार से लोगों का कंसंट्रेशन शहर की तरफ बढ़ा है, तो गवर्नमेंट के पास एक मॉडल होना चाहिए और वह मॉडल कि शहर में रहने वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा कैसे रोजगार दिया जा सके, कैसे उनको अपने शहर में ही काम मिल सके बजाय इसके कि उनको दूसरे शहर में जाना पड़े। ये तमाम सारी समस्याएं भी साथ साथ हैं, तो यह भी एक मॉडल होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि भाजपा के दिमाग में जरूर यह बात होगी। यह बात बसपा और समाजवादी पार्टी के दिमाग में कहां तक है मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं कासिम साहब की बात से बिल्कुल पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं कि मेयर के चुनाव में समाजवादी पार्टी कहीं खड़ी नजर नहीं आ रही है और कांग्रेस का वोट परसेंटेज थोड़ा मुझे भी ऐसा लग रहा है कि वोट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
ये जो 7% का जो वोट दिखाया जा रहा, मुझे लगता है कि ये आगे बढ़ेगा और कहीं ना कहीं मतदाता के मन में आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं दिमाग में यह बात है और वो चाहती है कि देखता हूं कि कांग्रेस के क्या कैंडिडेट क्या इस बार करते हैं, उनको देखता हूं वोट देख के क्या स्थिति बनती है। मुझे लगता है ये तमाम सारी चीजें हैं जो चल रही हैं, चर्निंग प्रोसेस में है और इस नाते इस शहरी चुनाव का, एक निकाय चुनाव का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल है आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से। और ये तमाम सारी चीजें हैं और मुस्लिम के एंगल से जैसा कासिम साहब ने कहा और जैसा अमिताभ जी ने कहा, बिल्कुल मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं कि मुस्लिम में 3 प्रकार के मुस्लिम हैं और समाजवादी पार्टी से तेजी से इनके अंदर मोहभंग हो रहा है। बहुत तेजी के साथ वो कांग्रेस की तरफ जुड़ रहे हैं और इस चुनाव में वह बीएसपी की तरफ भी जाते हुए दिख रहे हैं, ये मुझे ऐसा लगता है। जी नीरज जी। जी संजय सर, मैं आपके इस सवाल मतलब इस वक्तव्य के बाद अब कासिम जी के पास आता हूँ। कासिम सर, जैसा अभी नीरज जी भी कह रहे थे कि बीजेपी चुनाव ने को भी निकाय धारदार राजनीति वाला चुनाव बना दिया है कि उसी तरीके की मेगा रैलियां हो जिस तरह की विधानसभा में, जिस तरह की लोकसभा में हमें देखने को मिलते हैं उन चुनावों में। जब हम ये बात कर रहे हैं कि अखिलेश बनाम मायावती, कौन मुस्लिम वोटों पर किसका दावेदारी भारी पड़ेगा, क्योंकि जाहिर तौर पर अभी वो ब्लॉक छोटा है जिस ब्लॉक के का जिक्र अमिताभ जी भी या संजय जी भी अपनी बातों में कर रहे थे कि वो ब्लॉक जो जिसको अब बीजेपी से बैर नहीं है। सीएसडीएस का जो लेटेस्ट आंकड़ा है 2019, अगर हम इसको आधार माने तो वो ब्लॉक 8% का है। तो वो अभी छोटा ब्लॉक है जिसको बीजेपी कोशिश कर रही है कि पसमानदा मुस्लिमों के लिए तो तमाम तरह की राजनीति करके कि उस ब्लॉक को बड़ा करें। लेकिन अगर हम उसे अभी साइड रखकर केवल अखिलेश और मायावती के संदर्भ में बात करें कि इन दोनों नेताओं में कौन भारी पड़ेगा जब दावा मुस्लिम वोटों का होगा, तो जरा हम अगर निकाय चुनाव के प्रचार स्टाइल पर ही अगर बात कर रहे हैं तो देखें तो अखिलेश देवरिया में दिखते हैं, अखिलेश संत कबीर नगर में दिखते हैं, अखिलेश आज लखनऊ मेट्रो में अपने मेयर प्रत्याशी के साथ दिखते हैं, फिर वो नदी के किनारे चले जाते हैं और वहां से वो प्रचार करते हैं अपना। अखिलेश तमाम जगह दिखते हैं। फिर रामपुर में उनका मुस्लिम चेहरा, जो समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा आजम खान, वो जमीन पर उतर के प्रचार करते नजर आते हैं। अब्दुल्ला आजम, उनकी तकरीरें चल रही हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर शेयर हो रही हैं और अब तो ओवैसी भी आ गए हैं। और ऐसी सब स्थिति में जो वोटर है जब ये देख रहा है कि ये प्रेसिडेंशियल स्टाइल सिस्टम में प्रचार चल रहे हैं, हर पार्टी का जो बड़ा लीडर है वो उतर कर जमीन पर प्रचार कर रहा है, वैसे में मायावती अपने उसी ओल्ड स्टाइल पॉलिटिक्स में है कि उनका संगठन देख रहा है सहारनपुर में, उनका संगठन देख रहा है आगरा में। मायावती कहीं नजर नहीं आ रही है, मायावती एक ट्वीट कर रही हैं या प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि इस ओल्ड स्टाइल पॉलिटिक्स में अभी वो चार्म बचा है? क्योंकि 2014 के बाद से झटकों की गिनती तो अनेक है जो मायावती को लगी, तो क्या मायावती इस ओल्ड स्टाइल पॉलिटिक्स को करके भी मुस्लिमों का वोट ले लेंगी? देखिए नीरज जी, ऐसा है, अमीश भाई, ऐसा है ना कि जो बात आपने की कि मायावती किसके लिए जाएंगी, दलितों के लिए। मायावती दलितों के लिए रैली करेंगी कि रोड शो करेंगी कि वहां पहुंचेंगी? मायावती को अपने जाटो वोटर के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये बात मायावती भी जानती है, उनका वोटर भी जानता है। उनके लिए मायावती एक स्वाभिमान है, सम्मान है और उनके इज्जत और उसका मामला है। उसमें मायावती जाएंगी तब भी वही असर करेंगी, नहीं जाएंगी तब भी असर करेंगी। और मायावती कभी नहीं गई, कोई पहली बार नहीं हुआ है। हमारा मेयर का चुनाव 1950 जब से शुरू हुआ तब से आज तक मायावती ने कभी प्रचार नहीं किया और ना वो कभी करेंगी। ऐसा मुझे यकीन है कि वो कभी मेयर तो के चुनाव में सर, अगर इसी बात पर ये कहें कि मायावती कभी नहीं जा रही है, इसीलिए वो आज जिस जगह पर उनके पार्टी के पोजीशनिंग है उस जगह पर जाने की वजह भी यही है। उसको यूं देख लीजिए, उसको यूं देख लीजिए कि अखिलेश पूरे देश में जा रहे हैं, पूरे हर विधानसभा में जा रहे हैं, नदी के किनारे जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, और उसके बाद 14, 17, 19, 22 सारे चुनाव हार जाते हैं। उसके बाद सारे उपचुनाव हार जाते हैं, अपने गढ़ हार जाते हैं। ये एक अलग चीज है। इसको मेरा अपना नजरिया थोड़ा सा अलग है। मैं इस चीज को दूसरी तरह से देखता हूँ। मैं आम जो धारणा है, आम धारणा से हट के देखता हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि वो जाने से अगर होता तो अखिलेश यादव जब जाना शुरू किया उन्होंने तो कौन सा जाने से कौन सा फर्क पड़ गया। एक चीज मैं बता दूं आपको, मैं अमिताभ जी से 100%, संजय जी से 100% सहमत हूँ कि ये मुसलमानों में 3 ब्लॉक है। और ये तीसरे ब्लॉक की बात जो संजय जी कर रहे थे कि थोड़ा कमजोर है, मैं उसमें थोड़ा आपको बता दूं कि वो कमजोर नहीं, मजबूत है। एक चीज जो देखने और सुनने को मिली, बात करने को मिली, ये पसमानदा तो उतना काम नहीं कर रहा है, लेकिन जिसको आप वो तबका कहते हैं जो क्रीमी लेयर है या पढ़ा लिखा है, इंटेलेक्चुअल क्लास है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को लेके रुझान बढ़ा है।
उसने भारतीय जनता पार्टी को लेकर बात करनी शुरू की है। और बड़ा प्यारा जुमला वो लोग कहते हैं, बीइंग मुस्लिम, ये बात मैं कह रहा हूँ, वो मुसलमान जो कहते हैं, और मुसलमान भी इन बात को मानता है कि अखिलेश भी हिंदू, क्या कहते हैं, राहुल भी हिंदू, योगी भी हिंदू, मोदी भी हिंदू, तो हम इनके लिए खुद दुश्मनी क्यों लें। ये एक बहुत बड़ा जुमला और ये काम कर रहा है। दूसरी चीज, ये जो निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव में मायावती क्यों अच्छा करती हैं, हमेशा करती हैं भाई। एक से प्रयागराज वो जीत चुकी, मेरठ में 1995 से खाता खोलना उन्होंने शुरू कर दिया था। वजह यह है कि नगर निकाय में यादव वोट नहीं है और जाटो वोट बहुत है। जैसे मेरठ में, सहारनपुर में, अलीगढ़ में, आपके यहाँ आप देखिएगा आगरा में, झांसी में, ये जाटो वोट की संख्या बहुत ज्यादा है। तो जिसकी वजह से बीएसपी यहाँ या तो सेकंड पे रह रही लगातार, और या तो इसमें से सीटें जीत लेती है। तो ये जो नजरिया बदला है अखिलेश के प्रति, जैसा संजय जी ने भी अभी कहा, हम लोगों ने देखा है अखिलेश के लिए सवाल होने लगे। आप अब्दुल्ला आजम की बात कर रहे थे, आजम खान की बात, आप कहते हैं कि हमने आजम खान की फोटो लगाई है अपने पोस्टर में। आजम खान खामोश पोस्टर में आपको अच्छे लगते हैं, बोलते हुए आजम खान आपको अच्छे नहीं लगते हैं। 40 स्टार प्रचारक में आजम खान का नाम नहीं होता है। ये सवाल मुसलमान करता है। आप अतीक पे नहीं बोलते हैं, झांसी के बड़े क्रिमिनल, यादव क्रिमिनल की जब काउंटर होता है जिसके ऊपर 34-35 मुकदमे होते हैं, अखिलेश उसे घर भी जाते हैं, उनके लिए वकीलों की टीम भी खड़ी करते हैं, अदालत भी जाते हैं। ये सवाल होने लगे। देखिए, ये सोशल मीडिया का जमाना है। इस सोशल मीडिया के जमाने में बड़ी रैली और रोड शो करके आप चले आइए, वो काम नहीं करता है। जितना जो है ये ट्विटर, फेसबुक और ये छोटे छोटे जो व्लॉग्स हैं और वीडियो लॉग्स हैं, ये काम कर रहे हैं। तो अब जो सवाल हो रहे हैं वो बड़े अजीब हैं। सवाल इरफान सोलंकी को लेके होता है, हाजी याकूब कुरैशी को लेके होता है, क्या कहते हैं आपके, आप देख लीजिए शफीक रहमान बर्क को देख लीजिए, आजम खान को लेके सवाल होता है। वो तो चूंकि उनके जिले की सीट है, उनके घर की सीट है, उनके बेटे की सीट है, इसलिए वो प्रचार कर रहे हैं। बगल में अब्दुल्ला आजम को बगल में मुरादाबाद में मांगा जा रहा है, वहां जाने की इजाजत नहीं है। तो ये सारी चीजें ऐसी है ना जो ग्राउंड पे पता चलती हैं। और ये जो परसेप्शन है ना, परसेप्शन का जमाना जा चुका है नीरज जी, सॉरी अमित जी। और मैं आपको बताऊं कि आप जब जाएंगे ग्राउंड पे, मुसलमानों के बीच में पहुंचेंगे, जैसा कि अभी अमिताभ भाई ने कहा कि अब वो अपना प्रतिनिधि चाहते हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व कहाँ है। जीते हारे की बात नहीं, जब हम वोट ही नहीं देंगे तो जीतेगा कैसे, और जब हम वोट नहीं देंगे तो आप टिकट नहीं दीजिएगा। तो टिकट बढ़ाने के लिए वोट देना जरूरी है, वो बीएसपी का हो, कांग्रेस का हो या किसी भी पार्टी का हो। तो ये जो रुझान बना है, ये समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा नुकसानदेह रुझान है। और जो मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने कहा उसको अभी संजय जी ने भी डिटो किया है कि कम से कम 2-3 मेयर ऐसे हैं जहां कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा करती हुई दिखाई दे रही। जीत तो नहीं पाएगी, सेकंड भी, लेकिन हो सकता है कि प्रयागराज में सेकंड भी आ जाए, जो वहां के हालात हैं। कानपुर में बहुत अच्छा लड़ रही है, आज आलोक पांडे भी बता रहे थे कि कानपुर में हो सकता है कि सेकंड भी आ जाए। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बताती हैं कि मुस्लिम वोटों को अब ये नहीं है कि हमको किसी को हराना है, अपने को वोट देंगे, जीते या हारे। और दूसरी चीज ये है कि हमारे लिए किसी से कोई बैर नहीं है, और ये चीज बढ़ती जाएगी। हो सकता है लोकसभा चुनाव में ये ज्यादा हो जाए। हमेश भाई, लेकिन कासिम सर, एक सप्लीमेंट्री सवाल इस पे है कि सिर्फ मेयर चुनावों का रिजल्ट देख के कैसे कहा जा सकता है बसपा ने सपा से अच्छा किया था। मेयर में 2 सीटें बसपा ने जीती थी, सपा ने 1 भी नहीं जीती। लेकिन अगर नगर पालिका की आप बात करते हैं तो सपा दूसरे नंबर पे थी और बसपा चौथे नंबर पे थी। नगर पंचायतों की बात करते हैं तो सपा दूसरे नंबर पे थी, बसपा चौथे नंबर पे थी। यानी वो गांव देहात में तो समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है 2017 में भी बसपा के मुकाबले। उसकी वजह है मेयर चुनाव में जहां से भी ये जीत के आ रहे हैं वह जाटो मुस्लिम का कॉम्बिनेशन है। नगर पालिका में जाटो वोट नहीं है, ना के बराबर है, जहां है वो चौथे नंबर पे है, वहां जीत के उन्होंने। तो ये बात बनती है कि कॉम्बिनेशन जो है वोट बसपा ट्रांसफर। एक बात अभी अमिताभ जी ने बहुत अच्छी कही थी, मैं 2 सीटों की मिसाल देता हूँ। जौनपुर में अरशद लड़ रहे थे समाजवादी पार्टी से, यादव था भारतीय जनता पार्टी से, यादव जीत गया, अरशद हार गए। रुदौली में अब्बास अली जैदी, रुश्दी मियां लड़ रहे थे समाजवादी पार्टी से, 2 बार के विधायक थे। रामचंद्र यादव लड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी से, रामचंद्र यादव लड़ गए, रुश्दी मियां हार गए। तो जहां यादव लड़ता है वहां और मुस्लिम अगर लड़ रहा है समाजवादी पार्टी से तो यादव का वोट उसको मिलता। और बहुजन समाज पार्टी के साथ ऐसा नहीं हो, बसपा का वोट मिल जाता है। यही एक वजह है कि वो चाहे मेरठ हो या सहारनपुर हो या अलीगढ़ हो, वहां समाजवादी पार्टी का मुस्लिम कैंडिडेट होने के बाद भी सहारनपुर और अलीगढ़ समाजवादी पार्टी मुस्लिम को नहीं जोड़ पा रही, क्योंकि उनके पास वोट देने के लिए नहीं है। नगर पालिकाओं में जाटो नहीं है, वहां खटीक है, वाल्मीकि है, वहां आपके ये दूसरी बिरादरी के लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी के कमिटेड हार्डकोर वोटर नहीं है। ये है उसका कारण। नीरज जी, अमिताभ जी, मैं आपसे भी वही सवाल लेना चाहता हूं जो मैंने
संजय जी से पूछा था कि क्या अभी भी हम ये कह सकते हैं कैंडिडेट का कि जो इंसेंटिव होता है, कैंडिडेट का जो चेहरा होता है, जो हम पिछले कई सालों से कहते आए हैं, खासतौर पर निकाय चुनावों में बहुत महत्वपूर्ण होता है। बीजेपी ने जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में हर चुनाव को योगी का चुनाव, हर चुनाव को मोदी का चुनाव बना दिया है और जिस लेवल पर जाकर प्रचार बीजेपी कर रही है, क्या आपको लगता है कि अभी भी वही 2017 में या उससे पहले जो एक लोकल कैंडिडेट का जो अपना इंसेंटिव था वो इस चुनावों में भी भुनाएंगी सपा और बसपा, और बीजेपी जो है जो हर चुनाव को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन देने की एक कोशिश करती है, वो निकाय चुनावों में वो फॉर्मूला नहीं चलेगा, बजाय इसके बावजूद कि प्रचार जो है वो उसी लेवल पर कर रही है? देखिए, स्थानीय मुद्दे और लोकल कैंडिडेट्स तो इम्पोर्टेंट होते हैं, विधानसभा चुनाव में भी काफी इम्पोर्टेंट होते हैं। मतलब हम अगर नगर निकाय और नगर निगम की बात छोड़ भी दें तो हाँ, हालांकि यहाँ पे क्या है कि नगर निगम जो चुनाव है वो सबसे टियर 1 है, विच मीन्स शहरी क्षेत्र है पूरा, ऑलमोस्ट 100% अर्बन सेंटर्स हैं। अर्बन आबादी ज्यादा होने के कारण यहां पर स्टेट लेवल इश्यूज और नेशनल लेवल इश्यूज भी काम करते हैं। मिडिल क्लास पॉपुलेशन यहां ज्यादा होती है नॉर्मली, एस्पिरेशनल क्लास है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, नेशनलिज्म, ये सब मुद्दे भी यहाँ पे काम करते हैं। स्थानीय चुनाव तो है, महापौर तो है, लेकिन इन तीनों बॉडीज में आज भी कमिश्नर जो होता है इनका, वो ज्यादा पावरफुल होता है आपके महापौर या नगर पालिका अध्यक्ष या नगर निगम नगर पंचायत अध्यक्ष है, जो कि स्टेट अपॉइंटेड होता है। तो जो ट्रिपल इंजन सरकार की आप बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में, जहन में काम आती है कि भाई पैसे जो है इस नगर निगम के, वो तो स्टेट गवर्नमेंट की बजट से ही आने हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की बजट से आने हैं, और अगर आपने किसी विपक्ष की पार्टी को यहां से जिता दिया तो शायद जो है हम यानी जो वो वार्ड है या जो वो ब्लॉक है, ब्लॉक वार्ड तो नहीं, जो वो बॉडी है, वहां पे पार्शियलिटी कहीं ना हो जाए और वहां पे कहीं विकास ना हो। अब ये स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से गलत है, क्योंकि एक तरफ से आप कह रहे हैं कि भाई अगर आप मुझे वोट नहीं दोगे तो आपका दाना पानी बंद कर देंगे, ठीक है, लेकिन ये बात है, ठीक है। और इसलिए भी प्रेसिडेंशियल स्टाइल चुनाव प्रचार जो है वो आप देखेंगे कि नगर निगम में ज्यादा उसका इंपैक्ट होगा, जैसे जैसे छोटा होता जाता है चुनाव, कम होता है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात है इसकी वजह से, नगर पालिका और नगर पंचायत दोनों में बीजेपी ने जो इंडिविजुअल सीट्स जीती थी वो सिर्फ 18% 17% के हैं, वोट शेयर नहीं, सीटें जो जीती, लेकिन अध्यक्ष पद जो है वो 35% जीते हैं। यानी सीटें कम आती हैं वार्ड्स में, ब्लॉक्स में, लेकिन अध्यक्ष पद पे भाजपा का कैंडिडेट जीता है। फिर वही ट्रिपल इंजन, बिल्कुल, जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो लोग भाजपा के कैंडिडेट को वोट करते हैं ताकि उनके वार्ड में, उनके ब्लॉक में जो डेवलपमेंट का जो पैसा है वो सही से पहुंचे। और आज अगर आप कह रहे हैं कि भाजपा क्यों इसको एक प्रेसिडेंशियल स्टाइल कॉन्टेस्ट बना रही है, देखिए सारा खेल जो है वो पावर का है, और हम लोग जब पावर की बात करते हैं तो हम सिर्फ सीटों और इस पे फोकस करते हैं। पावर यानी फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात हो रही है। लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट 2000 करोड़ रुपए का, 17 जो नगर निगम है उनका बजट मिलाकर के 30,000 करोड़ रुपए का है, 1000 करोड़, और कर्नाटक में 40% कमीशन की बात हो रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं ये 30,000 करोड़ यूपी में अमिताभ भाई ये कमीशन जो है 47 से 50% है, जो भी है। मैं तो कहता हूं 30,000 करोड़ इंटू 5, 1.5 लाख करोड़ ऑफ रिसोर्सेज इज एट स्टेक इन नगर निगम। अभी तो नगर पालिका और पंचायत की हमने बात ही नहीं करी है। तो बहुत स्टेक होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, इसीलिए सब लोग जोर लगा रहे होते हैं। और खास करके पार्टी जो पावर में है, इसके बावजूद भी अगर हार जाए तो फिर मतलब बहुत ही बुरी स्थिति है उसकी, करेक्ट।
तो इसलिए भी जोर लगाना पड़ता है पार्टी जो पावर में है उसको ज्यादा, कि भाई इसमें कहीं ना हार जाए। जी संजय सर मैं हम फिर उस और लौटते हैं कि मायावती की जो दावेदारी है, क्योंकि सर्वे में उन्हीं को सबसे ज्यादा झटका लगता नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के पास क्या ही है ना गंवाने के लिए। मायावती के पास तो कम से कम 2017 में 2 मेयर हैं, जो अगर वो नहीं जीत पाई उन 2 सीटों को या अपना संख्या बल नहीं बढ़ा पाई तो उनके लिए हो जाएगा एक टाइप की चलिए ये चुनाव ही मायावती हार गई। जो जिस विनिंग कॉम्बिनेशन की बात मायावती कर रही है वो विनिंग कॉम्बिनेशन है दलित मुस्लिम गठजोड़ का। दलित जो 22% उत्तर प्रदेश में करीब कमोबेश माने जाते हैं, मुस्लिम जो 19% माने जाते हैं, तो ये दोनों मिला जुला के 40% से ऊपर का आंकड़ा हो जाता है। लेकिन अगर हम पिछले चुनाव पर मायावती के प्रदर्शन को देखें तो मुस्लिम को एक बार की साइड कर देते हैं कि चलिए ये निकाय चुनाव है, यहाँ बीजेपी को हराने टाइप की बात नहीं है, मतलब योगी मोदी को हराने टाइप की बात नहीं है, और 11 मेयर कैंडिडेट उतार ही दिए हैं तो नेतृत्व के अपनी संभावनाएं हैं कि लोकल लीडरशिप मिलेगी, उस कम्युनिटी से लीडरशिप मिलेगी, तमाम जो इसके पक्ष में तर्क हैं। लेकिन इस में विनेबिलिटी तब आएगी जब दलित वोट मायावती के साथ जुड़ेगा, मतलब इस मुस्लिम वोट के साथ दलित वोट जुड़ेगा। लेकिन जब हम 2022 के चुनाव पर नजर डालते हैं तो जो मायावती करीब 80% जाटो वोट पाया करती थी, 80 से ऊपर, वो घट के 60-65% के पास चला गया। उसका एक बड़ा हिस्सा बीजेपी लेके चली गई, कुछ हिस्सा अखिलेश यादव के पास जाता दिख गया। इस बार अभी हाल में हम लोगों ने खतौली उपचुनाव का मॉडल देखा है कि जहां जयंत चौधरी, रामर, इनके कैंपेन ने माहौल बदल दिया और दलित वोट गठबंधन, सपा गठबंधन की तरफ जाता दिखा। तो क्या आपको लगता है कि मुस्लिम वोटों के साथ वो दलित वोट का कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश में? क्योंकि अब तक उत्तर प्रदेश में ऐसा माना जाता है कि ये कॉम्बिनेशन कभी बना नहीं है। कागज पर ये बड़ा सुनहरा दिखता है ये कॉम्बिनेशन, लेकिन व्यवहार में इसको उतार पाना उतना ही दुरूह है और कोई पार्टी इसमें पूरी तरीके से सफल हो नहीं पाई है। तो क्या आपको लग रहा है कि निकाय चुनाव में मायावती इस कॉम्बिनेशन को दोहराएंगी, जबकि अभी हाल में उनको झटका लगा है? जी, आपने एक बड़ा ही बेहतरीन सवाल पूछा है और मेरे पास इसके लिए एक जवाब है। वो ये है कि देखिए अमीर जी, अब पॉलिटिक्स का जो पूरा नेचर है वो कुछ कुछ यूं हो गया है कि पहले मैरिज मॉडल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स था वोटर और पार्टी के बीच में, अब वह स्टॉक एक्सचेंज मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स हो गया है वोटर और पार्टी के बीच में। जब तक पार्टी आपको फायदा देते रहेगी तब तक तो आप पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे, और जब लगेगा कि पार्टी से अब हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है तो पार्टी को आप छोड़ देंगे। मुझे लगता है बसपा के साथ ये चीज हुआ। मायावती ने जिस प्रकार से 2007 से 2012 के बीच में जब वो मुख्यमंत्री थी और उसके पहले की जो उनकी राजनीति थी इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की, उसके जरिए उन्होंने जो लाभ पहुंचाया तो एक कोर वोटर था उनके साथ जुड़ा हुआ निश्चित तौर पर। लेकिन आज यही चीज भाजपा कर रही है, और भाजपा, और आप देखेंगे कि जिस प्रकार से लाभ मिल रहा लोगों को, एक लाभार्थी वर्ग भी पैदा हुआ 2022 के चुनाव में। आप साफ साफ देखेंगे कि सबसे बड़ा वर्ग जिसने भाजपा को सपोर्ट किया और जिसमें दलित और मुस्लिम और निचले तबके के वोटर सबसे ज्यादा है, ये लाभार्थी वर्ग। मुझे लगता है कि यह कार्ड जरूर इस बार भी काम आएगा और इसीलिए ट्रिपल इंजन की सरकार की बात हो रही है। दूसरी चीज कि भाजपा की कोशिश यही हमेशा रहती है कि हमेशा आमने सामने की फाइट हो। जब भी आमने सामने की बाइपोलर कॉन्टेस्ट होता है भाजपा हमेशा बीच पड़ती है दूसरे पार्टी के ऊपर। और मैं लगातार लिखता रहा हूं कि अन्य पार्टियों को कोशिश करनी चाहिए कि बाइपोलर की जगह ट्राइपोलर कॉन्टेस्ट कर दे, या चतुष्कोणीय अगर संघर्ष हो जाए तो बाकी पार्टियों के लिए अवसर बढ़ जाते हैं। नगर पालिका चुनाव या मुझे याद है कि आपने चुनाव, विधानसभा चुनाव में भी संजय सर ये बात कही थी कि अगर जी, त्रिकोणीय मुकाबला होगा तभी बीजेपी के सामने दूसरी पार्टियों के लिए विकल्प बन पाएगा, और वैसा हुआ भी आमने सामने। जी। लेकिन अमीर जी, इसमें देखिए मेयर के चुनाव में अमिताभ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मेयर के चुनाव में, और देखा जाए तो 10 लाख से ज्यादा लगभग वोटर हो जाते हैं कहीं कहीं पे, तो एक प्रकार से पूरा वो लोकसभा का क्षेत्र हो जाता है। तो वहां पे स्थानीय मुद्दों के अलावा राष्ट्र के मुद्दे, राज्य के मुद्दे तो हो जाते हैं, लेकिन इनकी संख्या केवल 17 है। जैसे आप नगर पालिका पे आते हैं, नगर पंचायत पे आते हैं,
तो आप देखते हैं कि धीरे धीरे यह जो बाइपोलैरिटी ऑफ द कॉन्टेस्ट है उसमें कमी आने लगती है, वो ट्राइपोलर होने लगता है और इसलिए निर्दलीय भी हावी होने लगते हैं। और नगर पंचायत के चुनाव में आप और देखेंगे, नगर पंचायत में तो हार जीत का अंतर 5 वोट, 10 वोट और 15 वोट से होने लगता है। ज्यादातर आप देखेंगे इस प्रकार का रिजल्ट इस बार भी आएगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि नगर पंचायत में भाजपा के साथ साथ अन्य दलों के लिए भी उतनी ही संभावना है, जिसमें समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर आगे। मुझे लगता है कि कांग्रेस की भी स्थिति बेहतर है। और मायावती का दिक्कत क्या है कि वोट बेस इसका खिसकता जा रहा। मेयर के चुनाव में अच्छा करेगी, लेकिन नगर पंचायत और नगर पालिका के चुनाव में कहां तक सफल होगी, आई सीरियसली डाउट, क्योंकि इनका जो कैडर, जो बेस है, वह बिखर चुका है आज की डेट में। और केवल टिकट दे देने से जीत की गारंटी नहीं हो सकती, मुझे ऐसा लगता है अमित सिंह जी। कासिम साहब, एक सवाल और है कि चूंकि मुसलमानों के 3 ब्लॉक्स की हमने बात की और उनमें से एक ब्लॉक जिसे ये लगता है कि बीजेपी को जो हरा रहा है उसे वोट दिया जाए, तो मैं इस चश्मे से मेरा यह सवाल मैं पूछूंगा कि नीतीश कुमार जो देश भर में बीजेपी विरोधी एक मुहिम शुरू करते हैं विपक्षी पार्टियों की, वो भी यूपी में आते हैं तो अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो उस ब्लॉक को तो ये संदेश जाता है ना कि भाई अगर बीजेपी से लड़ने के लिए कोई सेना तैयार हो रही है तो उत्तर प्रदेश से उस सेना का सिपाही अखिलेश यादव है। तो अखिलेश यादव जो जाहिर तौर पर नंबर 2 और बीजेपी की टक्कर में अपनी मजबूत उपस्थिति को बनाए रखने की कोशिश करते हैं, उसको तो तमाम तरीकों से बल मिलता ही है ना, और वो फिर उस मुस्लिम वोटर को जो बीजेपी को हराना चाहता है उसको एक नेचुरल चॉइस बना देता है, उसकी नेचुरल चॉइस अखिलेश को बना देता है। कासिम जी, बात फिर वहीं आ जाती है, ये परसेप्शन मीडिया का है। देखिए ऐसा है ना, कौन सा नया वोट आ जाएगा जो नीतीश कुमार यहाँ आए कुछ नया वोट दे के आ गए, जिसने जो है बीजेपी के 50% को छू लिया। सवाल ये है, मुसलमान ये भी तो कहता है ना कि हम इतनी बार से वोट दे रहे हैं, अखिलेश को देख हमने देख लिया, अब अखिलेश को छोड़ के बात कीजिए ना, किसी और को लाइए। जैसे अभी आज 2-3 घंटे पहले ओम प्रकाश राजभर बिहार में चिल्ला रहे हैं कि मायावती को प्रधानमंत्री बनाना है। ये जो नया खेल खेला जा रहा है, फिर मायावती के पास जाएगा कौन? जब मायावती किसी को बुलाती नहीं, मायावती मिलने जाती नहीं, तो मायावती पर कौन जाएगा? जाना तो सब उनके पास जाते हैं। मायावती अभी दरवाजा खोल दें तो आप पूरे देश के नेताओं को उनके घर पाइएगा। बड़ा मसला यह है कि मायावती चाहती क्या है। मैंने एक बार शायद अपने शो में कहा था कि मायावती तब बन पाएंगी जब मायावती खुद बनना चाहेंगे। तो ये निकाय चुनाव में मायावती का ये प्रयास था कि हमको जीतना है या हमको अच्छा करना है। तो जब मायावती अच्छा करने का प्रयास करेंगी तो मायावती अच्छा करेंगी, जब वो अच्छा करने का प्रयास ही नहीं करेंगे तो उनके पास कौन जाएगा? एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं हमेशा मुझे एतराज रहा है कि मेरा मुझे पागल दीवाना भी कहा जा सकता है, मैं कभी भी ये जो लाभार्थी लफ्ज है इसके साथ नहीं रहा। अगर लाभार्थी होता तो बलिया में भी होता, गाजीपुर में भी होता, जौनपुर में भी होता, आजमगढ़ में भी होता, मऊ में भी होता, ये सारा जहां सुपड़ा साफ हो गया था भारतीय जनता पार्टी का, वहां भी होता। जातीय समीकरण जब काम कर जाता है तो काम हो जाता है, जातीय समीकरण जब बिगड़ जाता है तो काम बिगड़ जाता है। एक सीधा सा उत्तर प्रदेश की राजनीति का ये गणित है। और वर्तमान में मेयर के चुनाव में जातीय समीकरण समाजवादी पार्टी का नहीं बन रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का अपना कोर वोट नगर निगम में नहीं है। उनके जो साथ हैं जयंत चौधरी, उनका भी कोर वोट नगर निगम में नहीं है। अमित भाई ने अभी बात की खतौली की, खतौली में इसलिए था दलित की मायावती नहीं थी। अगर हाथी होता तो वो वहां ना होता, या तो फिर वो मायावती को छोड़ के जाना हाथी की मौजूदगी में, ये मैंने बहुत मुश्किल से देखा है जाटों में। तो ये सारी चीजें ऐसी होती हैं कि एक चुनाव और उसके नतीजे और उसके पीछे के पस मंजर को देखे बगैर हम अगर कोई परसेप्शन बनाते हैं या हम लोग अपने जहन में कोई चीज तैयार करते हैं। नीतीश कुमार आए, अखिलेश के पास गए, वापस चले गए। अब अखिलेश यादव जाएंगे तो केसीआर के पास, ममता के पास जाएंगे। केसीआर और ममता लेके क्या आएंगे उत्तर प्रदेश में? और एक चीज समझिए नीरज जी, उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस हटाओ पे उसने काम किया और अपनी पार्टी का विलय कर दिया जनता पार्टी में, खत्म कर दी जनसंघ। उसके बाद 89 में कांग्रेस हटाना था तो मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट के साथ लड़ गई वो चुनाव। उसके बाद उसने कश्मीर में था तो महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बना ली। तो ये डेडिकेशन जो था कांग्रेस हटाओ का, कांग्रेस खत्म करो, वो भाजपा में था। इन विपक्षी पार्टियों में भाजपा हराओ नारे में है, अमल में कहीं दिखाई नहीं देता है। अगर अमल में दिखाई देता तो ये दिक्कत ना आती जो आ रही है। और मैं 100% सहमत हूं संजय जी से कि जब तक बाइपोलर होगा भारतीय जनता पार्टी इसी तरह बनी रहेगी। और नगर पालिकाओं मेयर के चुनाव में बाइपोलर नहीं हो पा रहा है सीटों पे, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को फिलहाल कॉन्टेस्ट करना पड़ रहा है, वरना स्वीप करती 17 की 17 सीटें। नीरज।
जी बिल्कुल। तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि कुछ ही घंटे चुनावों के पहले दौर की वोटिंग के लिए, और जो हमारे मेहमानों ने हमारे साथ चर्चा की है उसके मुताबिक मायावती को हल्के में नहीं लिया जा सकता। मायावती निकाय चुनावों में कई जगहों पर बहुत अच्छा चुनाव लड़ने की स्थिति में दिख रही हैं। अखिलेश यादव जैसा कि उन्होंने पिछली बार भी किया, गांवों में, देहात में, यानी नगर निगम के चुनाव को छोड़कर नगर पालिका और नगर पंचायत में उनके उम्मीदवार अच्छा कर सकते हैं, और बीजेपी जो है वो लीड लेती हुई नजर आ रही है। और खास बात यह कि हमारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो भी विधानसभा के मुकाबले कम से कम अपना प्रदर्शन सुधार सकती है। हालांकि विधानसभा में तो कांग्रेस पार्टी इतने हाशिए पर चली गई थी कि वो वहां के बाद गंवाने के लिए उसके पास कुछ बचता ही नहीं है। दोस्तों, हमने आपसे एक सवाल पूछा था यूट्यूब पर कि निकाय चुनाव में किस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे। तो बड़ी दिलचस्प बात है कि सपा और बसपा के लिए बराबर वोट है। 35% लोगों ने कहा है कि बसपा को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे और लगभग इतने ही लोगों ने कहा है कि सपा को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे। बीजेपी को 24% लोग कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे। यानी कम से कम हमारा जो दर्शक वर्ग है उसका सर्वे सपा और बसपा में असली टक्कर दिखा रहा है और बीजेपी को उससे नीचे बता रहा है। कांग्रेस जाहिर तौर पर यहां भी लड़ाई में कहीं नहीं दिख रही है। आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कासिम साहब, अमिताभ जी, संजय जी, अमीश, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार।